नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। आज हम देखेंगे जर्मनी की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यूरोप की श्रृंखला में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों से प्रश्न पूछे ही जाते रहें। जर्मनी की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते रहें, इसलिए उनकी हम बात करेंगे। और ख़ास करके इसके बाद वाला जो वीडियो होने वाला है इसमें बेनेलक्स देशों की बात करेंगे। बेनेलक्स देशों में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इनकी बात करने वाले हैं। तो बेनेलक्स देश नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है। और बाकी उसके बाद आएंगे तो दक्षिण की तरफ स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, और बाकी इटली वगैरह हो गया, ग्रीस हो गया। इन सब देशों के भी चर्चा करना बाकी है। तो भी 2 से 3 वीडियो में, करीब मानिए 3 से 4 वीडियो के अंतर्गत मैं यूरोप को ख़त्म कर दूंगा। यूरोप महाद्वीप क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं यूरोप का एक समग्र रूप से एक मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन में जो प्रमुख जल संधियाँ स्थित हैं और प्रमुख द्वीप वगैरह स्थित हैं, प्रमुख सागर हैं, उन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जर्मनी की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी जरूर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि जर्मनी में कौन कौन सी वाटर बॉडी हैं। तो देखेंगे तो वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी के बाद हम देखेंगे कौन कौन से देशों से सीमा लगाता है। वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस कोने पर आप देखें, ये उत्तर पश्चिमी किनारे पर आपको उत्तरी सागर दिखेगा, और उत्तर पूर्वी किनारे पर बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर है, दोनों याद रखिएगा, बाल्टिक सागर और एक तरफ उत्तरी सागर है। अब इसमें और कोई इसकी जलराशि से सीमा लगती नहीं है। आसपास के देशों की बात करेंगे तो इसकी सीमा डेनमार्क से नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड, इतने देशों से इस देश की सीमाएं लगती हैं। इसको याद रखिएगा, इतने देशों से सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न इसने पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अब और बात करेंगे तो इसमें और क्या खासियत है, और अगर जो खासियत की बात करेंगे तो जर्मनी की नदियाँ फेमस हैं, जर्मनी के प्रमुख शहर फेमस है, जर्मनी के पर्वत फेमस हैं। तो उनको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नदियों के बारे में, और नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की फेमस 2 नदियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा, हालांकि 3 नदियाँ हैं जो सबसे फेमस हैं। इसमें से एक है यहाँ की फेमस नदी जिसको हम लोग बोलते हैं राइन नदी। राइन नदी निकलती है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से। देखिए ये आपको दिख रही है, राइन नदी दिख रही है आपको, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। और स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने के बाद में ये नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए आप देख रहे हैं, ये कुछ हद तक ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी, और उसके बाद में फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए ये नदी आगे चल करके नीदरलैंड होते हुए ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। इसके मुहाने पर रॉटरडम बनेगा, वो हम आपको नीदरलैंड की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गई, आप देख रहे हैं राइन नदी। इसके किनारे बहुत सारे फेमस शहर हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड का बेसल शहर हो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं बेसल मानक, वो भी इसी किनारे स्थित है। और ये बान शहर जर्मनी का, ये भी इसी किनारे स्थित है। इसकी एक सहायक नदी है, इसको बोलते हैं रूर नदी। रूर नदी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं एक औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, या कहें कि एक तरीके से कोयले के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, इसलिए इसको हम रूर प्रदेश की संख्या देते हैं। जैसे एक तरीके से खनिज के भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर खनिज के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जिस तरीके से हमारे छोटा नागपुर के पठार में खनिजों का भंडार है, इसलिए उसको छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। रूर इसीलिए क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो खनिजों के भंडार के लिए फेमस है, इसलिए इसको बोला जाता है। अब इसमें देखेंगे तो इसी के किनारे एक एंसन शहर है जो लौह के लिए जाना जाता है। एंसन शहर जो है वो चीन में स्थित है, एंसन जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो एंसन शहर लौह के लिए जाना जा रहा है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है जर्मनी में। देखिए ये है एंसन, और ये है रूर नदी आप देख रहे हैं ये, और ये जो देख रहे हैं ये राइन नदी है। तो उसी की सीमा बनाती है, मतलब ये आगे चल करके उत्तरी सागर में गिर जाती है। मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है। ये नदी जो है वो सीढ़ी नुमा आकृति से है, मतलब कहने का मतलब ये कि जो ये नदी है तो इसमें सोपानी क्रम में बहती है, सीढ़ी नुमा ये कुछ आकृतियाँ यहाँ पर बनाती है। आकृतियों का मतलब क्या है कि ढलान से गुजरती है, तो इसकी आकृतियाँ सीढ़ी नुमा आपको देखने को कहीं कहीं पर मिलेंगी। बाकी इस नदी के देखें तो किस किनारे पर, दाएं किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर स्थित है। अब बात करेंगे दूसरी फेमस नदी जिसको हम लोग बोलते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी वैसे तो फेमस है, इसके किनारे बहुत सारी राजधानियाँ स्थित हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से देश की राजधानियाँ स्थित हैं और कितनों से देशों से होते हुए ये नदी गुजरती है।
तो ये नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए नदी आगे चल करके ऑस्ट्रिया में एंटर करती है। बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी, जर्मनी में नहीं है, हालांकि आगे चल करके ब्लैक सी में नदी गिरती है और ये निकलती कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट से। अब ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसको आप जानते होंगे। ब्लॉक पर्वत मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसमें इस वीडियो में हम ब्लॉक पर्वत के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाएंगे, पर्वतों की वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक पर्वत बताया है। जब बीच का हिस्सा धंस जाता है तो आसपास की दीवारें ब्लॉक पर्वत कहलाती हैं, बीच की घाटी रिफ्ट वैली कहलाती है, मैं बता चुका हूँ। तो याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से होते हुए डेन्यूब नदी गुजरती है। दूसरी यहाँ की फेमस नदियों की हम बात करेंगे तो एक एल्ब नदी है। एल्ब नदी ये आप देख रहे हैं, एल्ब नदी ये फेमस नदी है, एल्ब नदी। और एल्ब नदी फेमस है। इस दूसरी बात ये भी है कि एल्ब नदी की एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्री नदी। एल्ब नदी की सहायक नदी है स्प्री नदी, और स्प्री नदी के किनारे इसकी राजधानी बर्लिन स्थित है। इसको याद रखिएगा। एल्ब नदी जो है देखिए होते हुए कहाँ जाती है, ये आगे चल करके उत्तरी सागर में ही गिरती है, और इसको याद रखिएगा। इसी की सहायक नदी स्प्री नदी है, तो स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। ये प्रश्न आता रहा है। बाकी यहाँ की एक और फेमस नदी है, इसको बोलते हैं ओडर नदी, जो मैं पोलैंड की वीडियो में बता चुका हूँ। ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए आगे चल करके बाल्टिक सी में गिरती है। तो ये हो गई बातें नदियों की, जो फेमस नदियाँ थी वो सब मैंने आपको बता दी। अब आइए और बात कर लेते हैं आसपास के। यहाँ पर वाटर बॉडी तो मैंने बता दिया, सीमाएं बता दी। अब लेकिन कुछ और सीमाओं के नाम भी हैं, जैसे यहाँ पर मैगीनाट रेखा है। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, सेगफ्रीड रेखा भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। दूसरी देखेंगे ओडरनीसे रेखा, बर्लिन और पोलैंड के बीच में, हिंडनबर्ग बर्लिन और पोलैंड के बीच में। ओडर नदी भी ओडरनीसे से याद रख सकते हैं, ओडर नदी से ओडरनीसे, हिंडनबर्ग रेखा, मैगीनाट और सेगफ्रीड, ये 4 रेखाएं हैं जो सीमाएं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखिएगा। परीक्षा में इनसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी सीमाएं हैं और किन देशों से बीच में कौन सी रेखा स्थित है, इसलिए आप इन 4 रेखाओं को याद रखिए, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। आइए अब और यहाँ के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। एक मैंने ब्लैक फॉरेस्ट बताया, दूसरा देखेंगे तो ये ऑस्ट्रिया के सीमा पर एक बावेरियन आल्प्स है। आल्प्स पर्वत बावेरियन आल्प्स नाम है, इसको याद रखिए। हालांकि आल्प्स पर्वत अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो बावेरियन आल्प्स है। यहाँ पर देखेंगे बोहेमियन फॉरेस्ट है, जिस तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पर बोहेमियन। और एक ओरे माउंटेन है, यहाँ पर एक हार्ज माउंटेन, हार्ज पर्वत आप पढ़ते हैं, रोन माउंटेन, इनको भी आप याद रखिएगा। उत्तर के क्षेत्र में देखेंगे तो मैकलनबर्ग लेक प्लेटू आपको देखने को मिलता है, ये पठार का एरिया है। हालांकि जब देखेंगे तो जर्मनी का ये ऊपर का हिस्सा मैदानी एरिया है, ग्रीनरी आपको दिखेगी, दक्षिण में आपको पर्वत वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें जनसंख्या का संकेंद्रण देखेंगे तो इस हिस्से में थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे जर्मनी क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, समृद्ध देशों में आता है, इसलिए उसके हर कोने पर, क्योंकि बहुत बड़ा देश होता है तो होता है कि एक एरिया वीरान सा पड़ा हुआ है, किसी एरिया में कोई नहीं रहता है, लेकिन जर्मनी जैसे देशों में ऐसा नहीं है, लगभग जगहों पर लोग रहते हैं। यहाँ के सबसे बड़े और फेमस शहरों की बात करेंगे तो देखिए एक स्टुटगार्ड है। स्टुटगार्ड आप पढ़े होंगे, अब्राहम लिंकन का भाषण, जर्मनी का स्टुटगार्ड वगैरह। और स्टुटगार्ड और इतिहास में भी थोड़ा फेमस है स्टुटगार्ड। फ्रैंकफर्ट आप जानते हैं, हार्ज माउंटेन, सॉरी हैम्बर्ग, ये भी फेमस है। म्यूनिक और ज्यूरिख में अंतर याद रखिएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मनी में है। बाकी आइए देखते हैं और भी यहाँ पे खासियत क्या क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे। यहाँ की नहर एक फेमस, इसको बोलते हैं कील नहर। कील नहर जो है वो आप देखेंगे, जो कि आप उत्तरी हिस्सा देखेंगे तो आपको जूटलैंड प्रायद्वीप दिखता है। क्या जूटलैंड प्रायद्वीप है? जूटलैंड प्रायद्वीप 2 देशों में बटा हुआ है, एक ऊपर का हिस्सा डेनमार्क है, दक्षिण का हिस्सा कील नहर है। तो डेनमार्क और कील नहर के बीच में ये हिस्सा, डेनमार्क और जर्मनी के बीच में, तो जर्मनी के हिस्से में कील नहर बहती, कभी भी कन्फ्यूजन होकर के उसको आप डेनमार्क मत कर दीजिएगा, जर्मनी के हिस्से से होते हुए कील नहर गुजरती है। तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है और ये काफ़ी व्यस्ततम नहरों में से एक है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, नहरें हैं, जैसे मान लीजिए इनको मिलाने वाली एक नदी है जो एल्ब और राइन को मिलाती है, और बहुत सारी नदियाँ इसको ओडर को और एल्ब को मिलाती हैं। तो बहुत सारी नदियाँ आपस में मिला कर क्या बना दिया गया, एक जाल सा यहाँ पर नहरों का, यहाँ पर एक जाल सा आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर और भी जो हम देखेंगे तो ये व्यस्ततम नहरों में से, जैसे जब हम देख रहे हैं ये जो नदी आपको दिख रही है राइन नदी, ये सबसे व्यस्ततम नहरों में से एक है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह जो मैंने बताया रॉटरडम, यहाँ से होते हुए व्यापार वगैरह
उत्तरी सागर से होते हुए पूरे दुनिया में होता है। चूँकि मैंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए जर्मनी फेमस है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी आप कारों के ब्रांड सुनते हैं, BMW, ऑडी से लेकर के जो फेमस कार हैं वो सब यहीं से है, यहीं की ब्रांड है, तो जर्मनी की हैं। तो कहते हैं ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जर्मनी का काफ़ी बड़ा योगदान है। और भी आप देखेंगे BMW, बावेरियन मोटर वर्क, तो बावेरियन यहाँ का एक प्रांत है जिसके नाम पर BMW नाम पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जर्मनी की जितनी भी देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो जैसे हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग जाना जाता है न्यूक्लियर प्लांट के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियर प्लांट। फ्रैंकफर्ट वैश्विक वित्तीय केंद्र है। स्टुटगार्ट ऑटोमोबाइल, म्यूनिक ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। हैनोवर भी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। तो ऑटोमोबाइल के लिए स्टुटगार्ट भी ऑटोमोबाइल, म्यूनिक भी ऑटोमोबाइल, हैनोवर ऑटोमोबाइल, फ्रैंकफर्ट वैश्विक वित्तीय केंद्र, हैम्बर्ग न्यूक्लियर प्लांट। तो ये सब फेमस है। और स्टुटगार्ट झंडा फहराया गया, ये भी आप सुने होंगे इतिहास में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। मैडम भीखा जी कामा, शायद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो वो सब चीज़ें आप याद रखिएगा। बाकी और इसमें खासियत की बात करेंगे, ऊपर का हिस्सा डेनमार्क है, जाना जाता है डेयरी उद्योग के लिए। राजधानी है कोपेनहेगन और ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। डेयरी उद्योग के लिए जाना था, डेयरी जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनके लिए काफ़ी फेमस ये है, इसको याद रखिएगा। तो बाकी और कुछ जर्मनी में खास नहीं, लगभग चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। जैसे सीमा वगैरह बनाता है, नदियाँ मैंने बता दी, पर्वत बता दिए, औद्योगिक क्षेत्र बना दिए। एक और थोड़ा सा याद रखिएगा, एक लेक कॉन्स्टेंस है, तो ये आप देखेंगे दक्षिण के हिस्से में स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर एक झील पड़ती है, जिसको आप याद रखिएगा। हो सकता है कभी आ ही जाए परीक्षा में, तो उसको भी आप याद रखिएगा। तो ये रही एक झील यहाँ पर आपको दिख रही है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी और कुछ खास है नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।